गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के सीरीज में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था और हमने ये बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने ओरिजिनल रास्ते से ना जाकर थोड़ा सा भटक जाती है और इस घटना को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस घटना के पीछे जो मेन कारण था वो था एक नई क्वांटिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्पीड सबसे ज़्यादा एयर में होती है, जो लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा एयर में होती है, और जैसे ही वह किसी और मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड घट जाती है। स्पीड कितना घटी है वह बताने वाली क्वांटिटी जो है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि स्पीड कितना घटी है? निकालने का तरीका यह होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वेयर वी वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये बातें हुई थी। हमने ये भी कहा था कि भटकाव दो तरीके से हो सकता है, या कि नॉर्मल के करीब आ रही हो या कि नॉर्मल से दूर जा रही हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आर्डर में हमने एक बात कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात और हमने कहा था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसे डेंसर, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसे रेयरर मीडियम में कहते हैं। इसी बात के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि जब लाइट, ध्यान से, जब लाइट लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है, जब लाइट लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल के करीब आ जाती है, तथा जब लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। इन्हीं दो पॉइंट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ये पेन शायद थोड़ा सा हल्का है तो इसको यूज करते हैं। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, जब हम कह रहे हैं रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अब ये जो शब्द लिख रहे हैं ना रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम का मतलब हमने बता चुका है कि रेयरर मीडियम का मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स, चाहे ds लिखें चाहे ts लिखें, बात एक ही है, तो ds ही लिख लेते हैं, टूवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का हमने एक उदाहरण आपको बताया था, एक का है, बहुत सारी चीज़ें हमने बताया था कि आप कैसे जान सकते हैं कि कैसे क्या रेयरर है क्या डेंसर है। सेम वॉल्यूम लेके आप मास नाप लो, वेट कर लो, उसका जो ज़्यादा है वो डेंसर है। दो चीज़ें कंपैरिजन है ना। जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए सेम साइज़ के, और उसमें एक में पानी भर लीजिए, एक में तेल भर लीजिए, डेफिनेटली तेल हल्का होता है ना। तो तेल हल्का होता है तो तेल रेयरर हो गया, पानी डेंसर हो जाएगा। ऐसे आप नाप सकते, जैसे ग्लास और वाटर में, ग्लास डेंसर हो जाएगा, वाटर रेयरर हो जाएगा। ऐसा बात हमने किया था पहले। तो हम ये कह रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल के या कि करीब आ जाती है या कि दूर हट जाती है। पर यहाँ बात हमने कहा है कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल के करीब आ जाती है। जैसे अगर हम एक चित्र बना के आपको ये बताना चाहें, मान लेते हैं ये ऐसा सिस्टम है, कुछ लाइट अगर ऐसे जा रही है, मान लेते हैं ऐसे लाइट आई है, पता नहीं कहाँ जा रही है, अरे यस, मान लेते हैं ये लाइट ऐसे आई है और इसको ना ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, नहीं निकलती है, ऐसे आ जाती है। कब? जब हम मान लेते हैं कि ऊपर रेयरर है, ऊपर रेयरर है, रेयरर का मतलब हम मान लेते हैं ऊपर एयर है और नीचे मान लेते हैं वाटर है। ठीक है, अब डेफिनेटली हवा हल्की तो है ही पानी से, तो हवा रेयरर हो गई और पानी
डेंसर हो गया। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने ओरिजिनल रास्ते पे नहीं जा पाती है, थोड़ा सा भटक जाती है, और भटकाव किधर होगा वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और इसके विपरीत अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती तो नॉर्मल से दूर हट जाती। ये जो चित्र बना है उसमें आप सब जान सकते हैं, जो लाइट आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट इधर मुड़ के चली गई है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। बीच में नॉर्मल खींची दिए थे हम लोग, इसके बिना कहानी अधूरी है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो ठीक है। और इसी के अपोजिट हम अगर दूसरा पॉइंट लिखें, अगर हम दूसरा पॉइंट लिखने आते हैं तो हम ये लिखते हैं इफ लाइट रे मूव्स कहाँ, फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, टू रेयरर मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम, अवे, ये अवे लिखा हुआ है इसे भयंकर, इस तरह भयंकर अवे होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यह नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम बना के आपके सामने पेश करें तो मान लेते हैं ये लाइट आई है ऐसे, इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे, पर अगर ऊपर वाटर है नीचे एयर है, हम जान गए हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ठीक है, डेफिनेटली ये पता चल रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम से अगर लाइट रेयरर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल से दूर की ओर चली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दो नियम, अगर लाइट लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल के करीब मुड़ जाती है, तथा अगर 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 इस केस में हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। बीच वाली लाइन हमने बनाया है नॉर्मल, बिना इसकी कहानी अधूरी है। इसको एक बार फिर से हमने नाम दिया है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये लाइट जो लौटी है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और ये पूरा एंगल आपको मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो ठीक है, दो नियम आज हमने डिस्कस किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम था। आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के नियम पे। ये नियम नहीं थे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन के लॉ लिखे थे, ये लॉ नहीं थे, ये मुड़ने के नियम थे, ये रिफ्रैक्शन के नियम नहीं थे। हेडिंग लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नियम, जिसमें से पहला नियम हम वही पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। क्या क्या, तीन आइटम है अपने पास, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, एक तो नॉर्मल हो गया, और एक यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, तीन किरण है, तीन रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक बार फिर से एक ही प्लेन में हो। वहाँ हमने क्या कहा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ हम रिफ्लेक्टेड नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्टेड कहेंगे, बस फर्क कितने का आएगा। तो पहला नियम ये लिखते हैं, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। अच्छा, नॉर्मल फिर वही वाला है, ठीक है, एट इंसिडेंट पॉइंट, बल्कि हम लिख देते हैं इसको, बल्कि मैं लिख देता हूँ, नहीं कुछ लोग ना इतने में कमी निकालेंगे, कहेंगे मास्टर गलत पढ़ा रहा है, तो गलत तो है ही, तो कहेंगे ही। इसको हम ना थोड़ा ऐसे खिसका लेते हैं और यहाँ लिखते हैं नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट
नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में ये स्थित होंगे। और जो दूसरा नियम है उसको एक विशेष आदमी ने दिया जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। दूसरा नियम क्या है? स्नेल्स लॉ। उन्होंने क्या कहा था कि अगर 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 मैं एक चित्र बना लूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं मान लेता हूँ, मैं ना दिख रहा हूँगा फोटो में, पर कोई दिक्कत नहीं, हमको खूब रोज देखते रहते हैं। पर यहाँ चित्र में देखिए, एक रे है, ये ऐसे आ रही थी, नहीं गई, ऐसे चली गई। ऐसे तब होगा जब ऊपर रेयरर होगा, नीचे डेंसर होगा। मान लेते हैं ऊपर एयर है और नीचे वाटर, एक कोई भी मीडियम। ये रे आ रही थी, इंसिडेंट थी। इंसिडेंट नॉर्मल के बीच एंगल बना है आई, और इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बना है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो एंगल आप पता है आपको। और मान लेते हैं कि जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा एयर में लिख दिया तो स्पेसिफाई कर दिया, पर ऊपर हम मान लेते हैं कि n1 है, मान लेते हैं ऊपर n1 है। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं आप स्पेसिफाई कर लेंगे, नहीं एयर ही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर जो मीडियम है उसे हम मीडियम 1 नाम दे रहे हैं, कोई भी मीडियम है। और नीचे जो मीडियम है उसे हम मीडियम 2 कह रहे हैं, कोई भी मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या कह लिया? n2 कह लिया। एक डायग्राम आपके सामने हमने क्रिएट किया है, बल्कि ये डायग्राम हम नीचे क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं उठा के ना नीचे रख देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा, मुझे भी लगेगा वैसे। ये डायग्राम उठाया हमने और यहाँ रखा, इसको देखिए ध्यान से। अब सही है क्या? एक रे आ रही है, लाइट रे है, जो नॉर्मल के करीब आ रही है। डेफिनेटली हम देख के समझ गए हैं। अच्छा, कभी ना कंपटीशन एग्जाम में आप देख के जान जाएंगे कि पक्का n2 कम रहा होगा या ज़्यादा रहा होगा, जो भी रहा। यहाँ क्या रहा होगा? n2 पक्का ज़्यादा रहा होगा। क्यों? जब डेंसर मीडियम में आती है तब नॉर्मल के करीब आती है। डेंसर मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ रहे हैं? ऊपर से नीचे, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आने पर नॉर्मल के करीब आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला मीडियम ज़्यादा डेंसर है। ज़्यादा डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, तो स्नेल ने क्या कहा कि अगर आप साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन वो चिन्ह वाला साइन नहीं, जो 10वीं में मैथ में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप साइन थीटा कॉस थीटा, वो वाला साइन है ना। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो होगा कितना? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाया। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने जो कहा उसको मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। उन्होंने कहा द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं यहां लिख देता हूं, बल्कि आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स है ये। और आया कितना? इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मतलब जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम, अकेले 10th बोर्ड में 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। स्नेल्स लॉ लिखिए, स्नेल्स लॉ लिखिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, डायरेक्टली स्नेल्स लॉ पूछे जाते रहे हैं। और स्नेल्स लॉ पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पूछे जाते रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ याद रखेंगे हमेशा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। और वह फिक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब अगर हम मैथमेटिकली इसको एक इक्वेशन में सजाएं तो आप ये कह रहे हैं क्या कि जो साइन, अच्छा मैंने पेन चेंज किया, हुआ नहीं क्या? कोई बात नहीं, हो जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम होता है। अभी लोग कहेंगे अरे दाढ़ी वाले आदमी,
कैसे खुल जा सिम सिम करता है, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बोलो याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? बोल भाई, याद रहेगा क्या? याद रहेगा, ठीक है। साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा फिक्स होगा और होगा कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे इसको। इतना पूरा सा स्नेल्स लॉ है, 3 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है और इस फार्मूले से न्यूमेरिकल भी आते रहे हैं। कैसे? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दे देगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू दे देगा, मतलब 4 चीज है ना यहाँ, आई आर एन टू एन वन, 4 चीज है। 4 में से कोई भी 3 चीज दे के चौथी चीज पूछ देगा। जैसे आपको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए, एक लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, सुने ध्यान से, एक लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है। लिखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूं। अ लाइट रे moves from water to glass। मान लिया कि कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है। इफ लाइट रे इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री इन वाटर, देन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, हो सकता है वो डायरेक्ट ना पूछता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना कहता, कुछ और कहता। फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्टेड लाइट विथ नॉर्मल। अब बात एक ही यार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह देते, ठीक है। इस तरह खूब धुआंधार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। दे दे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी महानता, और ना दे तो मजबूर नहीं है कि दे। आपको याद रखना चाहिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, जो हम 4/3 लिखे थे, और ग्लास के लिए हम 1.52 लिख के गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखे। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, ध्यान से देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, अब 1 किसको मानोगे? जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उसको 1 कहोगे, और जिस मीडियम में जा रही है रिफ्रैक्ट होकर उसको 2 कहोगे। तो कहाँ आ रही है इंसिडेंट? कहाँ है इंसिडेंट? इन वाटर, इन वाटर, इन मतलब में, जहां आ रही है उसको हम n1 कहेंगे। तो n1 है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम 1.33 कहते हैं। कहां 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 कहां? फ्रॉम वाटर टू ग्लास, ग्लास ग्लास ग्लास, n2 इसको हम कहेंगे 1.52। बोलो सही है? सही है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, लाइट रे इंसिडेंट एट 60 डिग्री। बोलो बोलो बोलो, पूछा है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने यही तो कहा था कि 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 चीज दे के चौथी चीज पूछ देगा। और जैसे ही इस तरह मॉडल मिले आपको तुरंत समझना चाहिए स्नेल्स लॉ। ठीक 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 ठीक, स्नेल्स लॉ की बात है, ठीक है। हम जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो क्या करेंगे? n1 sin i। अरे यार, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। आप कहेंगे ये हमको पढ़ाया नहीं, कैसा करता है बुद्धू आदमी। तो हम क्या लिख देते हैं? जो आप पढ़े हैं वही लिख देते हैं। क्या? sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1। sin i अपने पास है sin 60 डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू n2 है 1.52 डिवाइडेड बाय 1.33। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, करते बनेगा तो, नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं। जो भी आएगा, जो भी आएगा, जो लोग 10वीं स्टैंडर्ड में हैं मेरे हिसाब से उनसे बनना चाहिए, और नहीं बन रहा है भगवान आपका भला करें। आर इक्वल टू, अच्छा 10वीं में इन्वर्स है नहीं ना, तो इन्वर्स तो है नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जो भी आएगा, एक चीज़ तो पक्का है कि 60 से कम आएगा। कैसे पता चला? रेयरर से डेंसर जा रही है, वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर है,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम ही आएगा ना। ये वाला केस है ना, नॉर्मल से ऐसे जा रही थी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला तो 60, ये 60 है, ये पूछ रहा है 60 से तो कम आएगा। मैं एक अंदाज़ा अगर आपको बता दूं, कैसे बता दूं, मेरा मोबाइल कहाँ है? कैलकुलेटर वाला मोबाइल है क्या उधर? वहीं से फेंक दिया जाए। मेरे कैलकुलेटर में आ जाएगा, है ना। एक्चुअली क्या है ना, इतना ट्रिग्नोमेट्री ना अपने से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मैं अंदाज़ा अगर लगा भी लूँगा तो आपके काम का कुछ है नहीं वैसे मेरे अंदाज़ा लगा लेने से। 15/120 0.85 के आसपास ये आएगा, और √3/2 √3/2 1.85 ये आ जाएगा। 18/140 64 0.6। मतलब मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं जानना चाह रहा था कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है बिना कैलकुलेटर के। तो 0.65 0.7 के आसपास आना चाहिए, जो है 0.6 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 40 to 45 डिग्री आना चाहिए। बाकी तो हमारा कैलकुलेटर है ही। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ रहा है 1.33 डिवाइडेड बाई 1.52 और इंटू साइन 60 डिग्री 0.758 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर 0.758, और ये जिसकी भी वैल्यू होती होगी, जैसे साइन 30 की 0.5 होती है, तो उसके बाद मैंने कहा 40 to 45 आना चाहिए। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 0.758, यस 49 आ रहा है। तो ठीक है, एक एक्यूरेसी आ रही थी। ये आप जाएंगे तो 49 डिग्री आएगा। ये अंदाज़ा लगा था कि 60 से कम आएगा। अच्छा, मैं अपने से क्वेश्चन उठाया हूँ तो डाटा कुछ ऐसा हुआ है जो 10th लेवल पे बता पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर जो पेपर में आएगा ना, वो कुछ ऐसा डाटा देगा जिसकी वैल्यू आप जानते रहेंगे कि अच्छा ये हमने पढ़ा है, ठीक है। या कि वो दे देगा कि साइन 49 की वैल्यू 0.758 होती है, अगर ब्रैकेट में दे दिया तो आप जान जाएंगे अच्छा यही जुगाड़ है ना। ठीक है, आज हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा, रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़े, और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें पढ़ा। रिफ्रैक्शन की बातें और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले बार हम देखेंगे, कुछ और चीज़ों के साथ आएंगे रिफ्रैक्शन में और आगे बढ़ेंगे। शायद लेंस के साथ हम आगे मिलेंगे, और बड़ा अच्छा टॉपिक लेंस भी। रिफ्रैक्शन के कुछ यूज हम ऐसे हवा में बात कर लेंगे, लेकिन लेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते रहिए वीडियो, अगले लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू।